हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको स्मूथली कर सकें, एक वेल गाइडेड मैनर में कर सकें और कंफर्टेबली अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, समाज में आपका सम्मान हो, आपकी प्रतिष्ठा हो एंड जिन पदों पर आप जाएं उन पर काम करते हुए अल्टीमेटली देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स थे वो सब पढ़ के हमने खत्म किए थे। 3 लेक्चर्स हम लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में लगाए थे। इन टोटल हम लोगों ने 17 सेलिएंट फीचर्स पढ़कर ख़त्म किए थे। पहला हमारा जो सेलिएंट फीचर था वो था एलिफेंटाइन आपका जो शेप है या स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और लास्ट जो आपका सेलिएंट फीचर था वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ तक हमने अपनी बातचीत वगैरह सब करके ख़त्म कर दी थी। आज का जो सेशन है उसके आगे से हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और आज के सेशन में हम लोगों ने जो संविधान का क्रिटिसिज्म हुआ है, संविधान के जो क्रिटिक्स वगैरह थे उन्होंने संविधान का क्रिटिसिज्म किस बात के ऊपर किया, किस बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया था, वो सारे के सारे क्रिटिसिज्म के लॉजिक्स देखेंगे और उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने तर्क या फिर अपने आधार रखे थे उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन है, मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त में किस तरीके से विचारों का अंतर विरोध संविधान को लेकर था वो चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे क्लैरिफाई होगी, उसमें बहुत अच्छे से जो है हमको क्लैरिटी समझ में आएगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। टॉपिक हमारा रहने वाला है जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी। सेलिएंट फीचर्स वगैरह के अंडर में ये एक सब टॉपिक के तौर पे हमको पढ़ना है और टॉपिक का नाम क्या है आज के सेशन की थीम क्या रहने वाली है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलें शुरू करते हैं ऐसे। तो भारत का जो हमारा संविधान है, जिसको हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाकर तैयार किया था, इसका क्रिटिसिज्म कई सारे ग्राउंड्स पर किया गया है। एक एक पॉइंट के रूप में हम लोग एक एक ग्राउंड या एक एक आधार जिसके बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया भारत के संविधान को, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म या फिर सबसे पहला ग्राउंड जिसके बेसिस पे, सबसे पहला आधार जिसके बेसिस पे भारत के संविधान को का क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ है उसको देखते हैं। पहला ग्राउंड था अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान जो है वो चारों तरफ से बोरो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने अपनी तरफ से जेन्युइन कुछ भी नया नहीं बनाया, आपने अलग अलग संविधानों को पढ़कर जो जहाँ से अच्छा लगा उसको आपने जो है शामिल कर लिया। एक तरीके से आपने एक भानुमति का पिटारा बना दिया है। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पिटारा जोड़ा, लगभग वो वाला काम आपने किया है। भारत के संविधान में कुछ चीज़ें आपने कहीं से ले ली, कुछ चीज़ें कहीं से ले ली, कुछ चीज़ें कहीं से ले ली। आपने अपना जेन्युइन कुछ भी अपनी तरफ से अपनी बुद्धि नहीं लगाई है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी जो है उसमें योगदान नहीं किया। ये एक पहला क्रिटिसिज्म था या पहला आधार था जिसके बेसिस पर भारत के संविधान को, जिसे हमारी संविधान सभा ने बनाकर तैयार किया था, क्रिटिसाइज किया गया था या फिर इसकी आलोचना की गई थी। तो अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला ग्राउंड था। क्रिटिक्स ने क्या क्या बातें कही थी? क्रिटिक्स ने कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पहले तो ये बोला कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। कई लोगों ने बोला कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कई ने बोल दिया कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग है, कई ने बोल दिया कि ये हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, कई ने ये बोल दिया कि एक पैच वर्क है। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सबका मगर भाव एक ही था कि भाई आप लोगों ने अपनी बुद्धि चला के, अपना दिमाग लगा के नया कुछ भी यूनिक नहीं क्रिएट किया। आपने बस लोगों के संविधानों को पढ़कर उसमें से कुछ ना कुछ उठा लिया है और उसको आपने किताब में लिख दिया है। अब सब लोगों ने अपने अपने दिमाग से, अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर उसके लिए अलग अलग शब्दों का, अलग अलग क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल किया है। अब मगर अगर हम लोग इस क्रिटिसिज्म को ध्यान से देखें तो ये क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से सही नहीं है। ये क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक अनफेयर भी है और ये काफ़ी हद तक इलॉजिकल भी है। इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, भारत के संविधान सभा में जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने कई सारे फीचर्स आपके संविधान के अलग अलग जो हैं आपके अलग अलग देशों के संविधान से उठाए थे। मगर ऐसा भी नहीं था कि आपने ये किया हो कि उन संविधान की फीचर्स को उठा के जस का तस कॉपी पेस्ट कर दिया हो। भारत में ऐसा भी नहीं हुआ
हुआ था, उन सारे फीचर्स को उठाकर इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाई किया गया था। हमारी जो इंडियन कंडीशंस हैं उनको वो सूट कर सकें उस तरीके से उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि ये जो प्रोविजन हम लोग ले रहे हैं, ये जिस भी देश के संविधान से लिया जा रहा है, उस देश में ये प्रोविजन जब लागू हुआ था तो फिर इसके क्या फायदे हुए थे, क्या नफा हुआ था, साथ ही साथ क्या इसके नुकसान हुए थे। जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जब से भी ये प्रोविजन लागू था उस फलाने फलाने देश में, वहां पर इसके क्या फॉल्ट्स निकल कर आए, और उन सारे फॉल्ट्स को अवॉइड करने की भी पूरी पूरी कोशिश की गई थी। जैसे अमेरिका में एक बात इनको दिखी थी कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप वगैरह जो है फेडरेशन में होती है, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है। तो आपने कायदे से फेडरेशन का मॉडल तो अमेरिका के बेसिस पर उठाया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जैसे काम करती हैं, बहुत सी चीजें आपने उसमें से उठाई थी, मगर आपने जस का तस कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया। अगर जस का तस कॉपी पेस्ट किया होता तो फिर हमारे हर एक भारतीय नागरिक के पास में दो दो नागरिकताएं होनी चाहिए थी, एक इंडिया की नागरिकता होती और एक जिस राज्य का वो मूल निवासी है उसकी नागरिकता होनी चाहिए थी, जैसे अमेरिका में होता है। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा था कि ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, इसके कारण इंडिया में आपका ये एक तरीके का रीजनलिज्म जो है, एक तरीके का क्षेत्रवाद जो है वो खड़ा हो सकता है, और वो हमारे नेशनलिज्म को सबड्यू कर सकता है, देश में दिक्कत आ सकती है। इसलिए उन्होंने उस चीज को हटा के उसकी जगह पे एक ही आपकी सिंगल सिटीजनशिप वगैरह का कंसेप्ट लिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कॉलोनीज में काफी हद तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें ये क्षेत्रवाद काफी ज्यादा हावी है। तो जैसे अब एक एग्जांपल है कि एक फॉल्ट आपको दिखा और आपने उस फॉल्ट को अवॉइड कर दिया, आपने उस चीज को नहीं लिया। ये बात भारत में के संविधान में जो भी अलग अलग संविधानों से जो भी प्रावधान उठाए गए सब पर लागू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने को ध्यान रखना है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने मुंह उठा के एक जगह से कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। आपने उसको पूरा प्रावधान को पढ़ा, आपने भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए ताकि वो इंडियन कंडीशंस के अनुसार सुटेबल बन जाए। प्लस साथ ही साथ आपने उस प्रावधान जो भी देश से उठाया जा रहा है उसमें लागू होने के बाद में क्या परिस्थितियां बनी और वहां पर क्या फॉल्ट्स उसमें से निकल कर आए, उन सारे फॉल्ट्स वगैरह को भी आपने अवॉइड किया है। अब ये तो खैर एक बात रही जिससे हम लोग ये तर्क जो है वो देते हैं कि आप जो ये बात कह रहे हो भाई ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लिए ऐसे अलग अलग फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बात सच नहीं है। ये ना सिर्फ आपका अनफेयर है मगर साथ ही साथ इलॉजिकल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर तर्क या फिर ये पर्टिकुलर आधार जो है उसके पीछे है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिनको संविधान का फादर माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, उन्होंने इस क्रिटिसिज्म पर क्या जवाब दिया था, थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब इस तरीके का क्रिटिसिज्म हो रहा था, संविधान सभा में भी कई सारे मेंबर्स ने इस तरीके के सवाल उठाए, या बाहर अगर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, न्यूज़ में या प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में इस तरीके की बातें लिखी जा रही थी, और उस तरीके की बातों को अगर संविधान सभा में मेंबर्स ने उठाया था, तो इन सारे सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो पूरे संविधान की मेकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और पॉइंट बाय पॉइंट जो है उन्होंने इस चीज को समझाया था। वो किस तरीके से उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट अपना रखा था वो देखते हैं। उन्होंने कहा था, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस अर्थ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक व्यक्ति को ये पूछना चाहिए कि क्या आज की तारीख में, आज की तारीख से मतलब जब ये संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त की बात की जा रही है, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस अर्थ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कि हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए क्या कि आज की तारीख में अगर एक संविधान बनाया जाएगा दुनिया में कहीं पर भी, तो क्या वो ऑल टुगेदर दुनिया के दूसरे संविधानों से पूरी तरीके से अलग हो सकता है, हां या ना? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब आगे कहते हैं, More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया था, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, उस घटना को घटे या उस बात को हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये कब बात कर रहे हैं? 1947 के बाद या फिर 1948-49 में जब आपका संविधान बन गया उसके बाद की बात हो रही है, तब ये बात बोल रहे हैं। हम लोग 1948 या 49 मान लेते हैं जब आपका संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया था। इस वक्त में डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं इस वक्त में कि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बने हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। उस वक्त में ये बात ये कह रहे हैं। इट हैज बीन
इट हैज बीन फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू द राइटिंग। उसके बाद से ये जो प्रैक्टिस है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कई सारे देशों ने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो किया है और इसी के चलते कई सारे देशों ने फिर अपने खुद के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। व्हाट द स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज बीन लॉन्ग सेटल्ड। अब क्योंकि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए 100 साल से ऊपर हो रहे हैं, फिर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कि अपने देश का एक रिटन संविधान होना चाहिए, कई देशों ने हमसे पहले फॉलो किया है। और आज की तारीख में जब हम लोग अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, तब उस वक्त में यह सवाल कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यह सवाल काफी हद तक अब सेटल डाउन हो चुका है। आपको पहले से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। ये उसी तरह से है जब आप एक कुर्सी बनाओगे तो आपको पता है कि उस कुर्सी में जो है आपको 4 पैर बनाने हैं, तब वो कुर्सी ज्यादा सेफ और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। या अगर आपने जूता बनाना है तो फिर जूते को की डिजाइन आप मोर और लेस किस तरह से रखोगे, चप्पल बनानी तो किस तरह से रखोगे, पेन बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। फंडामेंटल डिजाइन जो है वो सेम है। या इस तरह से कह सकते हैं कि कार की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल डिजाइन तो वही रहेगी ना कि आपकी भाई गाड़ी में 4 पहिए तो होने ही होने हैं। अब ऊपर आप डिजाइन में क्या चेंजेस करते हो, इंजन में क्या नया मॉडिफिकेशन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैसा लगा देते हो, बॉडी कितनी खूबसूरत बना रहे हो, वो एक अलग बात है। मगर ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप 4 की जगह 3 पहिए लगा दोगे गाड़ी में, उसको कुछ अलग बनाने के नाम पर या फिर उसको कुछ ज्यादा इनोवेटिव बनाने के नाम पे। अगर आप एक कार बना रहे हो तो उसमें 4 पहिए लगेंगे। तो पॉइंट यह है कहने का कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ये कहना चाह रहे थे कि संविधान कैसा होना चाहिए, रिटन संविधान कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। मोर और लेस ये बात काफी हद तक सेटल डाउन हो चुकी है। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरीके से ये बात भी कि एक संविधान के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एक संविधान में क्या डाला ही जाना है, ये बहुत पहले सेटल डाउन हो चुका है, ये बहुत पहले रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। गिवन दीज फैक्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर। अब इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इन सारे लॉजिक या इन सारे तर्क के आधार पर चलेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि दुनिया भर के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये वही बात है कि हर गाड़ी में आपका 4 पहिए होते हैं, एक आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, एक आपका क्लच होता है, एक आपका एक्सेलरेटर होता है, एक आपका ब्रेक होता है। अब वो तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को, चाहे आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी खरीद लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वही बात आपके संविधान पे लागू होती है कि क्योंकि आपके जो फंडामेंटल्स है वो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। काफी वक्त से ये प्रैक्टिस आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चल रही है, तो फंडामेंटल्स वगैरह क्योंकि डिसाइड हो गए हैं, तो अल्टीमेटली ये तो अब सबको पता है कि मोर और लेस जो फंडामेंटल चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या रहने वाली है। इसके चलते संविधानों में कुछ आपको सिमिलरिटी तो देखने को मिलेगी। ये इसके बेसिस पर आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि आप वही अगर सिमिलरिटी हमारे संविधान में भी देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी ना बोल दोगे कि आप हमने जस्ट उठा के सारा का सारा जो है कॉपी पेस्ट कर मारा या फिर उसको हमने बोरो कर लिया। आगे ये कहते हैं, द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशंस मेड टू रिमूव द फॉल्ट्स एंड टू अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पर ये बात बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों के चलते दुनिया जहां के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। मगर कोई नई चीज अगर आप आज की तारीख में, आज से मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब अपने वक्त की बात कर रहे हैं, 1947, 48, 49, 1950 में ये बातचीत बोल रहे हैं कि इस वक्त में अब अगर कोई संविधान लिखा जाता है तो उसमें जो नई चीज हो सकती है वो यही हो सकती है कि भाई ये जो अलग अलग देशों के संविधानों में जो प्रावधान हैं, इनको लागू किए हुए जितना वक्त हो गया और उसके लागू होने के बाद उनके जो फॉल्ट्स आपको समझ में आए हैं, आप उन फॉल्ट्स को किसी तरीके से हटा दो और अपने देश के अनुसार आप उस चीज को मॉडिफाई कर लो। अगर आप क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्रांस में कोई प्रावधान है तो वो जस का तस हिंदुस्तान में लग जाएगा, और इंडिया में कोई प्रावधान है तो जस का तस आपका जो है फ्रांस में लग जाएगा। अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर आप उसे अपने उसमें डाल लो ताकि वो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सुटेबल हो जाए। यही एक नई चीज इसमें हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप नई चीज के नाम पे ऑल टुगेदर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज लेकर आ जाओ, ये नहीं कर सकते आप। कुछ नए के नाम पर या फिर यूनिक के नाम पर यही हो सकता है कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार मॉडिफिकेशन कर लिया जाए, और जो उन देशों में जिनसे उठाया जा रहा है प्रावधान वगैरह अपने संविधान में डालने के लिए, वो प्रावधान उन देशों में लागू होने के बाद किस तरीके की उसकी इंप्लीमेंटेशन रही और क्या कमियां उसमें निकल कर आई, क्या फॉल्ट्स उसमें निकल कर आए, उनको आप हटा दो। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज बेस्ड आई एम श्योर ऑन एन इंडिपेंडेंट ऑन एन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, इसलिए ये
आपका आरोप लगाना कि हम लोगों ने भैया आंख बंद करके बस जस का तस अलग अलग संविधानों से पन्ने उठा के जोड़ दिए किताब में और उसको भारत का संविधान बोल दिया है, ये बात सही नहीं है। मोरलेस मैं ये कह सकता हूं कि ये दुनिया जहां के अलग अलग देशों के संविधानों की आपने प्रॉपर स्टडी नहीं करी है, आपका ज्ञान इस मामले में अधूरा है, आप इसलिए इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बहुत वैलिड, एक बहुत तार्किक तरीके का आर्ग्यूमेंट देकर ये जो बातचीत उठाई जा रही थी, ये जो बातें बोली जा रही थी, बोरोड संविधान, बैग ऑफ द बोरोइंग, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, पैच वर्क, ये सारी बातें जो आप कह रहे थे कि कहीं से आपने कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, भानुमति का पिटारा बना दिया, ये सारी बातें जो है सही नहीं है। ये बात जो कही जा रही थी उसको बहुत तार्किक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है काटा है, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये वैलिड नहीं बनता, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से जो है स्थापित कर दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्रिटिसिज्म खत्म होता है। सेकंड क्रिटिसिज्म जो किया गया था वो था कि भाई आपका संविधान एक कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये क्रिटिसिज्म क्यों किया गया था, इसका क्या आधार था, उसको हम लोग देखते हैं। चलें। तो क्रिटिक्स वगैरह थे भारत के संविधान के, या भारत के संविधान के जो आलोचक थे, उन्होंने एक बात कही कि भाई फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, भारत के संविधान के जो निर्माता हैं, दे हैव इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के जो आपके क्रिटिक्स वगैरह थे, आलोचक जो थे, उन्होंने क्या बोला कि भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, एक कानून बना था जिसके बारे में हमने डिटेल में बातचीत करी है प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत के संविधान निर्माताओं ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या सिंपली हम लोग 1935 एक्ट बोल देते हैं, या GOI 1935 बोल देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो GOI 1935 इसको बोलेंगे आगे से। तो इन्होंने किया क्या है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जस की तस उठाकर आपने भारत के संविधान में डाल दी हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एक तरीके से ये बोला कि आपका जो संविधान है, क्योंकि आपने GOI एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जस की तस आपने उठा के कट कॉपी पेस्ट मार दी हैं, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि भाई आपका जो भारत का संविधान है वो एक तरीके से कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि 1935 के एक्ट का एक अमेंडेड वर्जन है, एक इंप्रूव, आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक संशोधित वर्जन जो है इसको कहा जा सकता है। ये सारी बातें इन लोगों ने कही। एक व्यक्ति हुआ, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी उठाते हैं किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। एक व्यक्ति हुए N श्रीनिवासन, उन्होंने ये बोला कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस इज अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, यानी कि भारत का संविधान चाहे आप उसकी भाषा देख लो, चाहे उसमें जो सब्सटेंस या जो प्रावधान डाले गए चाहे उसकी बात कर लो, मोर और लेस ये वही चीज है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने के लिए मिलता है। इसमें अलग से कोई इसमें नई चीज उन्होंने नहीं डाली है। ये बात कौन कह रहा है? N श्रीनिवासन करके एक व्यक्ति है, एक क्रिटिक या फिर एक आलोचक कह रहा है। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स। ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, ये आपके ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, संविधान वगैरह बनाने की आपकी प्रक्रिया में ये भी शामिल रहे थे। भारत के संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट यहाँ ब्रिटेन में थे ये। तो इन्होंने एक बात कही भारत के संविधान के बारे में कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फ्रॉम विच इन फैक्ट मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सुअली। इन्होंने क्या बोला कि भारत का संविधान डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सी चीजें जस की तस डेराइव कर रहा है, और कई जगहों पर तो इसने एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो है उस चीज को टेक्सुअली कॉपी कर दिया है, वो तक जो है शब्द वगैरह या फिर उसकी जो सेंटेंसेस या लाइंस वगैरह जो है वो तक बदलने की जहमत इन्होंने नहीं उठाई है। ये बात सर आइवर जेनिंग्स ने कही। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति हुए PR देशमुख साहब, इन्होंने, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, संविधान सभा के मेंबर थे, इन्होंने कमेंट किया द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि भारत का संविधान बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, बस इसमें एक चीज हमने ऐड कर दी जो उसमें नहीं थी, और वो यह है कि हमने इसमें सबको वोट डालने का, जो आपके उस वक्त 21 साल थी उम्र, तो 21 साल या 21 साल से ज्यादा के जितने भी लोग हैं जो एडल्ट हो जाएंगे उनको हमने बस वोट डालने का अधिकार दे दिया, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिटिसिज्म किए गए थे, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीजें कॉपी करने को लेके। अब ये बात तो अपन ने बाकायदा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत हैविली हमने बहुत सारी चीजों को बोरो किया था, बहुत सारे प्रावधान हमने इसमें शामिल किए थे। तो कायदे से देखा जाए तो इनका एक क्रिटिसिज्म सही बनता है, या फिर आप एक बार को अगर देखोगे तो बात तो सही लगती है। अब इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या बोला वो हम लोग देखते हैं, या इस क्रिटिसिज्म का काउंटर आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या दिया वो हम लोग देखते हैं।
The same Dr. B.R. Ambedkar answered the above criticism in the Constituent Assembly in the following way. As to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of provision of the Government of India Act 1935, I make no apologies. यानी कि अपनी बात को ऐसे शुरू करते हैं कि ये जो हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान हमने लिखकर तैयार किया है, इसने बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविजंस जस के तस कॉपी कर लिए हैं। इसको लेकर मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला, मैं इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं हूं। हाँ, हम लोगों ने ये काम किया है। उन्होंने पहली बात ये बोली। आगे ये कहते हैं देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात है भी नहीं कि अगर हमने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से काफी सारी चीजों को बोरो किया है। क्यों, वो उसके बारे में बताते हैं। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजियारिज्म इन नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्लेजियारिज्म का या प्लेगियरिज्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति के काम को जस का तस कॉपी कर लेना और उसको अपना बता देना। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किताब लिखी और आप उस किताब या आप उस नॉवेल के राइटर हैं और मैं उसको अपने नाम से छपवा दूं, या फिर मैं उसको उसमें से कुछ चीजों को मैं कोई किताब लिखता हूं उसमें से मैं आपकी किताब के कुछ पन्ने जस के तस कॉपी कर दूं, तो ये प्लेजियरिज्म कहलाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि हमने इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत कुछ बोरो किया है, बहुत सारी चीजें हमने कॉपी करी हैं। ना इसमें मैं शर्मिंदा हूं और ना इसके लिए मैं माफी मांगने वाला हूं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है अगर हमने इसको बोरो किया है। इसकी वजह उन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति पेटेंट राइट नहीं रखता फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी कि संविधान के जो मूलभूत विचार हैं, जो फंडामेंटल आपके आइडियाज हैं, वो लॉजिक्स हैं जिसके ऊपर संविधान बनाया जाता है, उसके ऊपर किसी भी एक व्यक्ति का पेटेंट नहीं है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए फंडामेंटल माने जाते हैं, तो इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि अमेरिका का उसके ऊपर पेटेंट हो गया और उनको कोई और लिख नहीं सकता या कोई और उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे वोट देने का अधिकार है, अगर अमेरिका ने बोला कि भाई हमारे यहाँ सारे लोगों को वोट देने का अधिकार है, बाद में इंडिया ने भी बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ भी सारे लोगों को वोट देने का अधिकार है। अब आप अमेरिका वाले अगर ये बोलें कि नहीं भैया तुमने तो हमसे बोरो कर लिया, तुमने तो हमसे ये प्रावधान कॉपी कर लिया, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। क्योंकि अगर लोकतंत्र चलाना है, अगर डेमोक्रेसी चलानी है, तो वोटिंग का राइट तो देना ही पड़ेगा। ये तो फंडामेंटल है, इससे आप थोड़ी ना बच सकते हो, ना इससे आप इनकार कर सकते हो। तो कई इसी तरीके से कई सारे आपके फंडामेंटल आइडियाज होते हैं जिनके बेसिस पे एक संविधान लिखा जाता है। और अब कोई ये बोले कि भाई आपने मेरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से कुछ चीजें उठा के अपने संविधान में डाल ली, भले ही वो फंडामेंटल है संविधान बनाने को लेकर, मगर ये तो एक तरीके से कॉपिंग हो गई या बोरिंग हो गई, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसका पेटेंट राइट नहीं है। ये फिर वही उसी बात पर आ जाती है बात घूम फिरकर कि आप बोल रहे हो कि भाई डेमोक्रेसी में सब बराबर है। अमेरिका वालों ने बोल दिया डेमोक्रेसी में सब बराबर है। अब वही प्रावधान हमने अपने अंदर डाला, अपने संविधान में डाला कि भाई हमारे यहाँ पे भी सब लोग बराबर होने वाले हैं। अब कोई अगर अमेरिकन ये बोल दे कि तुमने तो हमारे यहाँ से कॉपी कर लिया, तो बेवकूफी वाली बात हो गई। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सब लोग बराबर है और कानून की नजरों में सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान फंडामेंटल है। कोई ये बोले कि नहीं आपने तो हमारा कॉपी कर लिया, ये चीज हमारे यहाँ प्रावधान सबसे पहले आया था, भाई बात यह है कि फंडामेंटल है, इसके बिना आपका डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की कल्पना की नहीं जा सकती। तो उस पर कोई ये बोले कि आपने कॉपी कर लिया, वो तो बेवकूफी वाली बात है। वही बात इन्होंने यहां पर कही कि किसी भी व्यक्ति के पास में कोई पेटेंट नहीं है कि फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके संविधान में सबसे पहले लिखे गए थे, या अगर किसी ने उनके संविधान से कॉपी कर लिए तो एक तरीके से ये एक तरीके का प्लेगियरिज्म हो गया। व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज दैट द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि इन्होंने एक आगे बात कही कि एक चीज के लिए जरूर मैं माफी मांग सकता हूं कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम प्रोविजन जो कॉपी किए हैं उनका लेना देना प्रशासन के साथ में है कि प्रशासन आपको कैसे चलाना है। इस पर्टिकुलर चीज के लिए चलिए मैं एक बार को माफी मांग भी लूंगा, मगर फंडामेंटल आइडियाज ऑफ गवर्नेंस वगैरह जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किए, या आपका फंडामेंटल आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किए, इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगने वाला। यह जरूर है कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था ली थी, क्योंकि अब हमारे यहां ऐसा तो है नहीं कि आज 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, तो 14 अगस्त 1947 तक जब तक अंग्रेजों ने राज किया था प्रशासन एकदम अलग था, और 15 अगस्त को वही सरकारी बाबू जब ऑफिस में आके बैठेगा, या 16 अगस्त 1947 को वही बाबू जब सरकारी ऑफिस में आके बैठेगा, तो वो एक ऑल टुगेदर अलग आदमी बन गया है। सरकार आपकी, चलिए मान लिया हमने कि आपका हमें आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, आप ऑफिशियली हम लोग आजाद हैं, मगर प्रशासन की जो ये व्यवस्था है ये तो बहुत सालों पहले से चली आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कब्जा करके शासन प्रशासन बनाया, उसके बाद जब अंग्रेजों का
अल्टीमेटली 1858 में डायरेक्टली अपना रूल अंग्रेज सरकार ने हाथ में लिया, उसके बाद से वो लोग इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे प्रोविजन डाले थे। अब क्योंकि हमें इसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में चलाना है, ये तो हो नहीं सकता कि हम आजाद हो गए तो जैसे हैरी पॉटर में एक छड़ी आपने घुमाई और अब कल प्रशासन कुछ और था, एकदम प्रशासन की मशीनरी कुछ और थी और आज चेंज होकर ऑल टुगेदर कुछ और हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जरूर है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोरोइंग करी है और मैं सिर्फ इस बात के लिए शर्मिंदा हूं या इस बात के लिए मैं माफी मांग सकता हूं कि मैंने जितना भी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कॉपी करी हैं वो मैक्सिमम चीजें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या प्रशासन से रिलेटेड है, क्योंकि शासन प्रशासन मुझे उसी सरकारी मशीनरी के तहत चलाना है जो अंग्रेज छोड़कर गए हैं। आजादी आ जाने से और यूनियन जैक उतर जाने से, तिरंगा ऊपर जाने से अब ये कोई ऑन ऑफ वाली बात नहीं कि लाइट जलाई तो बटन दबाए तो लाइट चालू हो गई और बटन बंद करी तो लाइट आपकी चली गई। अभी तक अंग्रेज जब तक थे तब तक ये भाई लोग जो थे आपकी सरकारी तंत्र में वो एकदम अलग बाबू थे और आजाद होने के बाद में एकदम अलग तरीके के बाबू निकल कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रशासन वैसे ही चलेगा मोर और लेस, तो उसमें सुधार वगैरह जो बाद में होंगे सो होंगे, मगर उसमें क्योंकि चलाना एडमिनिस्ट्रेशन उसी सरकारी मशीनरी से है, इसलिए उस सरकारी मशीनरी को ध्यान में रखकर जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1935 में, उसमें से फंडामेंटल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोरो करना मेरी मजबूरी थी। इस चीज के लिए मैं चलो माफी मांग लेता हूं, मगर इसके अलावा जो फंडामेंटल्स आपके गवर्नेंस के हैं वो अगर मैंने कॉपी किए मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं, उसके लिए ना मैं अपोलोजाइज करूंगा ना आई एम गोइंग टू फील अशेम्ड। उन्होंने क्लियर कट जो है ये बात कह दी और ये आर्ग्यूमेंट बहुत दमदार आर्ग्यूमेंट था, इस आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा मेरिट था। तो इसके बेसिस पर आपने ये कहना या ये जो आप डायलॉग्स वगैरह दे रहे थे यहाँ पे कि कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की, आपने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया ये और वो, ये बात गलत हो जाती है। ये बात उन्होंने बाकायदा अपने तर्कों से यहाँ पे साबित कर दी। चलें अब अगला जो आपका क्रिटिसिज्म किया गया था वो था अन इंडियन और एंटी इंडियन। ये क्या अन इंडियन और एंटी इंडियन कैसे था, किन लोगों ने किया था और उसका क्या काउंटर आर्गुमेंट दिया गया, उसको हम लोग देखते हैं। चलें तो कई सारे आपके जो क्रिटिक्स वगैरह थे या संविधान के जो आलोचक थे उन्होंने ये बोला कि भाई भारत का जो संविधान आप लोगों ने बनाकर तैयार किया है ये एक तरीके से अन इंडियन है, यानी कि ये भारतीय लगता नहीं है या फिर कुछ हद तक ये एंटी इंडियन भी है। और इसके पीछे उनका जो लॉजिक था या उन्होंने ये जो तर्क दिया था, इसको ये जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है इसको अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन बोलने के पीछे जो तर्क इन्होंने दिया था वो ये था कि ये जो संविधान आपने बनाया है वो इंडिया के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को और स्पिरिट ऑफ इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात आती है कि भाई पॉलिटिकल ट्रेडिशन से आपका मतलब क्या है। भारत में आज़ादी तो अभी अभी आई है, जब ये आपका डिबेट चल रही है मैं उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि भारत में आज़ादी तो अभी अभी आई है। इसके पहले कौन सा आपके भारत में पॉलिटिकल ट्रेडिशंस चल रहे थे? जो ट्रेडिशंस चल रहे थे वो तो कॉलोनियल ट्रेडिशंस चल रहे थे। अंग्रेजों ने जो भी आपको थोड़ी बहुत छूट वगैरह दे रखी थी, उस छूट वगैरह में आप जो थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे थे वो सारी चीजें चल रही थी, तो वो कायदे से इंडियन ट्रेडिशन कैसे कहलाएगा? एक आर्ग्यूमेंट ये बनता है। दूसरा, स्पिरिट ऑफ इंडिया, एक जो शब्द आपने बोल दिया कि भारत का स्पिरिट, तो इसका अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है आप जिस चीज को स्पिरिट ऑफ इंडिया मानते हैं, भारत के संविधान लिखने वालों ने उसको स्पिरिट ऑफ इंडिया ना माना हो, तो ये एक बात है। इस पर्टिकुलर चीज ये अब बड़ा सब्जेक्टिव या फिर आपका कह सकते हैं इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट है जिसके कई सारे आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट देते वक्त इस आर्ग्यूमेंट को जो है अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है कि आपका पॉलिटिकल ट्रेडिशंस और स्पिरिट ऑफ इंडिया शब्द जो यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या। खैर आगे ये लोग बोलते हैं, दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। इनका क्या कहना है कि संविधान जो है वो फॉरेन है नेचर में, आपने जो संविधान लिखा है ये तो फिरंगी है और ये इसके चलते इंडियन सिचुएशंस के क्योंकि अनुसार अनसुटेबल है, इसलिए भारत में काम नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया जहां में संविधान इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं, अब ये चीज ये वैसे ही है जैसे आज की तारीख में सेलफोन हो गया। सेलफोन आज की तारीख में विदेशी नहीं है, सेलफोन आज की तारीख में जरूरत है, एक नेसेसिटी है, और दुनिया भर में जो है सेलफोन उसी तरह से बनाए जाते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, एंड्रॉइड का हो या फिर आपका एप्पल का हो, मगर मोर और लेस बेसिक सिस्टम वही है। तो अब उसमें आप ये बोलो कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जो आपका हमारे यहाँ पर जो है मोबाइल फोन वो आपका इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में ना हो कि वो एक बड़ा सा ट्राइंगल जैसा होना चाहिए था, वो हमारा सही तरीके से जो है स्पिरिट वगैरह को बताएगा, और वैसा नहीं बना रहे हो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो जो है वो विदेशी है। ऐसा थोड़ी ना होता है। दुनिया भर में इस वक्त जब ये बात हो रही है, बहस हो रही है, संविधान वैसे ही लिखे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया का संविधान लिखा गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं, मगर मोर और लेस आप कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरीके से लिख रहे हो जिस तरह से दूसरे देश लिख रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संविधान आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई चीज ठीक
नागरिक नहीं है उसको ये बोल देना कि इसका तो भैया नेचर विदेशी है। तो फिर इसका सवाल ये उठेगा यहां से कि देसी संविधान होता क्या है, क्योंकि देश में तो अभी 250-300 साल की गुलामी हम लोगों ने जो है झेली है। हमारे यहाँ ऐसा तो था नहीं कि इन लोगों के आने के पहले कोई और देसी संविधान हुआ करता हो और हमने उसको एकदम एक दरकिनार करके एकदम नई किस्म का संविधान लिख मारा अपनी तरफ से, ये बात तो है नहीं। तो देसी संविधान से आपका मतलब क्या, आप इसको भी समझाओ, उसका कोई जवाब इन लोगों के पास में था नहीं। और फिर ये जो बात इन्होंने कही कि क्योंकि ये संविधान आपका देसी नहीं है, विदेशी किस्म का संविधान है, तो इसलिए वो इंडियन कंडीशंस के अनुसार सुटेबल नहीं है, हिंदुस्तान में चल नहीं पाएगा। ये तो एक तरीके से इनकी कुल मिला के कुंठा दिख रही है यहाँ पे कि आप किसी चीज को कर्ज करना है या फिर आप किसी चीज के पूरा आप किसी चीज को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब इसका मैं एक बड़ा एक एग्जांपल उठा लेता हूं मॉडर्न टाइम से। ये आइडिया जब उठाया गया कि भाई यूपीआई वगैरह जैसी, अब यूपीआई अभी आया नहीं था और उस तरह से फेमस नहीं हुआ था, मगर ये आइडिया कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे, तो उस चीज को संसद में कई सारे सांसदों ने इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है भैया, तुम उसे कैसे जोड़ लोगे इस सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह के साथ में, और जब तक उसको जोड़ोगे नहीं तब तक ये डिजिटल ट्रांजैक्शन और ये सारी चीजें, कैशलेस सोसाइटी बनाना, सब बकवास बात है। किसी ना किसी ने दिमाग लगाया और यूपीआई जैसी चीज लाके खड़ी कर दी कि आप स्कैन करो और उसके अनुसार आपका पेमेंट वगैरह कर दो और आपका जो पैसा वगैरह है डायरेक्ट या तो अकाउंट में चला जाएगा या अकाउंट से कट जाएगा। ये सारी की सारी चीज आ गई, मगर उसके पहले ही किसी आदमी ने बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, चलेगा नहीं। और आज की तारीख में आप देखो तो एक एक ठेले पर जो है वो यूपीआई का आपका बारकोड लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। लगभग उसी तरीके की कोई चीज इस वक्त हो रही है कि संविधान अभी लागू हुआ नहीं है, अभी लागू होने वाला है। देसी संविधान क्या चीज होती है वो आपको पता नहीं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इस संविधान को आपने मुंह उठा के फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया या विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया और अपनी तरफ से मान लिया, अपनी कुंठा या अपनी खींच यहां पे आपने निकाल दी, या सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्रिटिसाइज करते हो ये बोल रहे हो कि भैया इंडियन सिचुएशंस के अनुसार ये सुटेबल नहीं है और इसलिए ये चीज हिंदुस्तान में चलेगी नहीं। ये वही वाली बात है कि जब यूपीआई जैसी चीज लाई जा रही थी या यूपीआई का आइडिया जब फ्लोट किया जा रहा था, तब आपने बोल दिया कि ठेले वाला कैसे समझेगा, एक रेडी वाला कैसे समझेगा, एक चाय वाला कैसे समझेगा। बाद में जब उन्होंने उस तरीके की टेक्नोलॉजी लाके खड़ी कर दी कि एक ये स्थिति हो गई है कि मतलब इस लेवल तक चीजें चली गई हैं कि कई जगहों पे वो मीम्स के रूप में आपका जोक के रूप में चल रहा है कि कोई अगर बैगिंग भी कर रहा है तो उसके पास में भी जो है वो स्वाइप मशीन है और उसमें वो आप अगर चाहो तो उसे ऑनलाइन जो है भीख दे सकते हो। इस लेवल तक टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन दिखाया जा रहा है। हालांकि वो मजाक के रूप में वो वीडियोस वगैरह चल रहे हैं, मगर इस लेवल तक भी जो है चीजें हुई हैं। तो क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसिज्म करना एक अलग चीज है और लगभग यहाँ पे जो अन इंडियन या एंटी इंडियन का आर्ग्यूमेंट है वो इसी तरह से है कि आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे, आप सिर्फ कुंठा दिखा रहे थे अपनी। यहाँ पे आगे ये बोलते हैं, अब इसी कंटेक्स्ट में एक व्यक्ति हुए कि हनुमंथैया, ये आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने एक बात कही थी, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। अब हमको तो भैया वीणा या सितार का म्यूजिक सुनना था, मगर हमको ये भारत के संविधान को जो आपने बना के भी तैयार किया वो एक तरीके से इंग्लिश बैंड का म्यूजिक है। इस तरीके की बात इन्होंने करी यहाँ पे। दैट वॉज बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर एजुकेटेड दैट वे। और ऐसा आपने इसलिए किया है क्योंकि आपके जितने भी संविधान निर्माता हैं ये सबके सब विदेशों में पढ़े हुए हैं या फिर इनको पाश्चात्य एजुकेशन मिला है, वेस्टर्न एजुकेशन मिला है, इसलिए अब हमारे ऊपर एक ये वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाकर थोप रहे हैं। हम तो भैया हिंदुस्तानी संविधान चाहते थे। ये हिंदुस्तानी संविधान क्या है या फिर ये क्या भला है, ये क्या चीज है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा है। बस ये बोल रहे हैं कि ये पाश्चात्य है और ये आपका वेस्टर्न चीज है, ये हमारे इंडियन देश पर लागू नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और मेंबर थे, लोकनाथ मिश्रा साहब उनका नाम था। ये भारत के संविधान को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्लेविश इमिटेशन है वेस्ट की, मच मोर अ स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट। हमने एक तरीके से गुलामों की तरह वेस्ट को इमिटेट कर लिया है, उनकी नकल करी है। मोर और लेस हमने गुलामों की तरह वेस्ट के सामने सरेंडर कर दिया है इस तरीके के संविधान बना के। फिर ये खींच या खुंटा ज्यादा है, ये आपका तर्क या लॉजिक इसमें जो है वो आपको देखने को उतना नहीं मिलता। अब इसी बात को आगे बढ़ा, अब ये सिर्फ क्योंकि कुछ कहना था तो आपके मिश्रा जी ने कुछ ना कुछ कह दिया यहाँ पे, मगर इस आर्ग्यूमेंट में भी उतना मेरिट यहाँ पे दिखता नहीं है। आगे आपके लक्ष्मी नारायण साहू साहब जो थे, एक और मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, ये भाई कहते हैं द आइडियल्स ऑन विच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैज नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द इंडिया। यानी कि वो आपके आइडियाज या मूलभूत सिद्धांत जिसके ऊपर भारत के संविधान को बनाया गया है उसमें कहीं पर भी जो हमारे देश की फंडामेंटल स्पिरिट है हिंदुस्तान की
वो उसका इन आइडियाज के साथ में कोई लेना देना नहीं है। अब फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि स्पिरिट ऑफ इंडिया को तुम डिफाइन कैसे करते हो भैया? स्पिरिट ऑफ इंडिया को तुम जिस तरह से डिफाइन करते हो सकता है मैं उस तरह से डिफाइन ना करता हूं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं इंडियन नहीं हूं, या फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडियन नहीं हो। कोई तीसरा बंदा जो है वो स्पिरिट ऑफ इंडिया को हो सकता है ऑल टुगेदर दूसरे तरीके से डिफाइन करता हो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो हिंदुस्तानी नहीं हो गया, या फिर अगर वो हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ या हमारी डेफिनेशन से एग्री नहीं करता तो उसका हिंदुस्तान से देश प्रेम जो है कम हो जाता है। तो पॉइंट फिर वही आ जाता है, आप यहां पे तर्क नहीं दे रहे, आप सिर्फ यहां पर इसको इस तरह से बोला जा सकता है विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हो, या फिर कुछ कहना है तो कुछ कहा जाए, तो इस तरीके की बातचीत हो रही है यहां पे। इसमें भी कोई, क्योंकि यहां पे फिर वही बात आ जाती है कि वो आइडियाज जिनके ऊपर संविधान लिखा गया है उसका भारत की फंडामेंटल स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं। तो स्पिरिट ऑफ इंडिया है क्या, उसके ऊपर कोई एक डेफिनेशन बता दो, स्पिरिट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। साउथ वाले के लिए स्पिरिट ऑफ इंडिया कुछ और मतलब हो सकता है, नॉर्थ में बैठे हुए लड़के के लिए कुछ और हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में जो बंदा बैठा हुआ उसके लिए ऑल टुगेदर कुछ और मतलब हो सकता है, राजस्थान गुजरात में कुछ और कहानी चल सकती है, मध्य भारत में कुछ और कहानी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में कुछ और हो सकता है, रेगिस्तानी इलाकों में कुछ और हो सकता है, जहां बाढ़ आती है हर साल वहां कुछ और हो सकता है, जहां बर्फ गिर रही है वहां कुछ और हो सकता है। डिफाइन कैसे करोगे स्पिरिट ऑफ इंडिया क्या है? इतनी डाइवर्सिटी के साथ में एक कॉमन डेफिनेशन स्पिरिट ऑफ इंडिया की बन ही नहीं सकती है, और यही बात कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को खास बनाती है। तो यह बात सिर्फ आपका विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा था, इसमें कोई इतना मेरिट आपको देखने को मिलता नहीं है। आगे बोलते हैं, दिस कंस्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग बॉट इनटू ऑपरेशन। फिर ये खींच भरा या कुंठा भरा एक स्टेटमेंट है, एक तरीके से आप किसी के लिए बुरा जो है बोल रहे हो, लगभग कुछ वैसी बात है कि ये संविधान जो है ये सुटेबल साबित नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एंड जैसे ही आप इसे लागू करोगे उसके बाद में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे ही आप इसे ऑपरेशन में लाओगे उसके बाद में फेल हो जाएगा। सबके सब गलत साबित हुए। 75 साल हो गए भारत का संविधान टिका हुआ है, अच्छा चल रहा है, देश बढ़िया जो है तरक्की भी कर रहा है इसके नीचे। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ और कहने की जगह भारत 1947, 48, 49, 50 में जब ये बहसबाजी हो रही है, उससे अगर हम लोग कंपेयर कर लें आज की तारीख में 75 साल के आसपास हो रहे हैं। 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। भारत का संविधान ना सिर्फ टिका हुआ है, जो इन लोगों ने बोला था कि ऑपरेशन में लाते ही फेल हो जाएगा, एक तो ये गलत साबित हो गया, पहली चीज। दूसरी बात ये ना सिर्फ टिका हुआ, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि हमारे दिमागों से तसव्वुर निकल गया है कि कोई राजा आएगा घोड़े पे बैठ के आपका हाथ में तलवार लेकर और सब ठीक कर देगा। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आज वो इसी माइंडसेट में जी रहे हैं कि कोई एक बंदा आएगा और वो उसके बाद में कुछ करेगा और उसके बाद सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हिंदुस्तान टोटल माइंडसेट चेंज कर चुका है अपना कि नहीं, कोई नहीं आने वाला, जो भी है हमें अपने हाथों अपना मुकद्दर लिखना है, कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। राजे रजवाड़ों के दिन गए, डेमोक्रेसी रहेगी। और आज भले डेमोक्रेसी को आप कह लें कि वेस्ट ने दी है, जो भी है, हिंदुस्तानियों के खून में डेमोक्रेसी अगर बहती है तो यह संविधान आज के लिए उसके लिए जिम्मेदार है। आप बिहार के छोटे से छोटे गांव में चले जाएं, आदमी के पास खाने को भी अगर नहीं है तो भी उसे पता है कि उसके वोट की ताकत क्या है और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यही आपका भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट के एकदम सुदूर गांव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर दोनों को वोट देने की पावर, एक वोट देने की पावर है, वो उनको बराबर करती है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की पावर है। और उसे पता है कि उसका जो है वोट जो है सरकार पलट सकता है। भारत के लोगों ने बकायदा इस चीज का इस्तेमाल कर करके बताया है। सरकारें ऐसी पलटी हैं, ऐसे बदले लिए हैं, ऐसे गवर्नमेंट्स गिराई हैं जिसके आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। इस तरीके की चीजें जो हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी जो स्वस्थ डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ एक पूरी की पूरी व्यवस्था बन गई है। लगातार सरकारें आती हैं, जाती हैं, सब होता है, खून की एक बूंद नहीं गिरती, वायलेंस नहीं होता, सत्ताएं बदल जाती हैं। आप उसी देश, आप उसका कंपेयर कर लें उस देश के साथ में जो बनकर तैयार हुआ है। 4 संविधान बदल चुका है आज तक पाकिस्तान अपने। एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने अपना 5 साल का पूरा टेनर पूरा किया हो। ये स्थितियां हैं कि 2009-10 के बाद में जो उनकी सरकार बनी थी, उसने, वो पहली सरकार थी जिसने 5 साल का अपना टेनर पूरा किया था। अब कंपेयर कर लें उसको भारत की संविधान के साथ में, जिसको ये लोग कोस रहे थे कि चलेगा नहीं, तो वो चला हुआ है, टिका हुआ है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि अब कोई डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में लागू करने के बारे में सोची नहीं जा सकती। हिंदुस्तान में ये बात करना कि आपका आर्मी का रूल आ जाएगा, कोई टेक ओवर कर लेगा, बेवकूफी वाली बात लगती है। पाकिस्तान में आए दिन का उनको डर लगता है कि आर्मी आज टेक ओवर कर लेगी या कल कर लेगी। वजह क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत मजबूत हो गई है यहाँ पे, और डेमोक्रेसी वहां पे कभी पनप नहीं पाई। उसके पीछे की वजह क्या है? 4 संविधान वो बदल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक संविधान बनाया, टाइम लेके बनाया, टिके हुए हैं उसके ऊपर, कुछ बदलाव करना है करते हैं, मगर इस तरीके की बातें नहीं कि नहीं ऑल टुगेदर सब बदल दो सारी चीजें, या फिर ये जो इन्होंने विशफुल थिंकिंग करी थी कि नहीं चलेगा ये वो, परेशानी आई, मगर हम टिके रहे, हम अड़े रहे, हमने चलाया उसे, और इसलिए हम एक कामयाब डेमोक्रेसी के तौर पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर आज लीड करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई आपकी, ये जो आपका अन इंडियन या एंटी इंडियन आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा, तो जो बेसिकली आपका इमोशनल ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस वगैरह नहीं था, वो हम लोगों ने देख के खत्म किया। अब अगला आता है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या लॉजिक था, देखते हैं सर।
तो अगला जो क्रिटिसिज्म किया गया कि आपका जो संविधान है वो एक अनगांधीयन संविधान है, या फिर यूँ बोलूँ कि जो गांधी जी ने अपनी वैल्यूज़ वगैरह को आगे रखा था, गांधी जी ने जिन सिद्धांतों को आगे रखा था उसके खिलाफ जाता है, या फिर कम से कम उस संविधान में वो सारी की सारी चीज़ें या वो सारे प्रिंसिपल्स को शामिल नहीं किया गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्रिटिक्स ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। क्या बोला इन्होंने कि भारत का जो संविधान है वो अनगांधीयन है। उसकी वजह यह है कि इसमें ना तो वो फिलॉसफी है और ना वो आइडियल्स हैं जिसको महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था, महात्मा गांधी ने जिनको आगे प्रोपाउंड किया था। इनका आगे कहना यह था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत्स एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गांधी जी का हमेशा से एक एम्फेसिस था कि अगर आप भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, भारत को अगर आप तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, तो भारत को उसी तरीके का होना पड़ेगा जैसा वो अंग्रेजों के आने के पहले का था, जिसमें आपकी जो इकोनॉमी थी वो विलेज इकोनॉमी हुआ करती थी। आपका जो विलेज था वो मोर और लेस अपनी सारी की सारी जरूरतें पूरी कर लेता था। थोड़ी बहुत इधर उधर से अगर कुछ चीजें थी तो वो आसपास के गांव से, आसपास के शहर से जाकर ले आता था। इस तरीके के जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की अपनी इकोनॉमी हुआ करती थी। गांधी जी का कहना यह था कि हमें उसी तरफ वापस लौटना है और हमें अपने ऐसे गांव डेवलप करने हैं जो मोर और लेस अपनी सारी की सारी जरूरतें या जरूरियात को खुद पूरा कर लें। ये जो इकोनॉमी है वो हमको बनानी है इस तरीके की। अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जो तब हुआ करता था जो जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब आपकी विलेज इकोनॉमी जो थी आपकी प्रिवेलेंट थी, तो उस वक्त भी हम लोग एक बड़ी इकोनॉमी हुआ करते थे। आज भी हम जो है उसी की मदद से एक बड़ी इकोनॉमी और एक अच्छी इकोनॉमी बन सकते हैं। गांधी जी मोर और लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, मशीनों वगैरह के खिलाफ थे, और उनका कहना यह था कि आपको अपने हाथ से काम करना चाहिए। मजदूरों को ज्यादा नौकरी वगैरह देने के लिए आपका ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम या फिर ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगते हो, ना कि ज्यादा मशीनरीज वगैरह लगती हों। इस तरीके की बातें, इस तरीके के इकोनॉमिक आइडियाज गांधी जी ने दिए थे। तो इन लोगों का कहना यह था कि उन्हीं आइडियाज वगैरह के बेसिस पर आपको संविधान, उन्हीं सारे आइडियाज को आपको संविधान में शामिल करना चाहिए था। और आपका जो इसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत्स। आपका जो संविधान है उसमें विलेज पंचायत हो गई और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, इसको ज्यादा पावर देनी चाहिए थी। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपने मैक्सिमम पावर्स आपने राज्य और केंद्र सरकारों को दे दी हैं, उसकी जगह पे आपको विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को कुछ पावर वगैरह देनी चाहिए थी। ये एक क्रिटिसिज्म इनका वाजिब है, ये एक क्रिटिसिज्म इनका वैलिड है। इस बात को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आखिर में हमने जो व्यवस्था थी कि मैक्सिमम पावर आपकी राज्य सरकार के पास में और केंद्र सरकार के पास में है, ये मैटर हमने 1947 के बाद या 1950 के बाद से जब संविधान लागू हो गया, इस तरह से हमने ये मॉडल चलाया 1991-93 तक, 91-92-93 तक हमने चलाया था। तब जाके फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली पंचायती राज वगैरह का कानून पास किया और आपका विलेज पंचायत को और आपके जो शहर वगैरह है उसमें म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को हमने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर ऐड किया था। तो अल्टीमेटली यहां पर इनकी बात सही साबित हुई। हमने पहले 2 टियर गवर्नमेंट चलाकर देख ली, जिसमें एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसकी मदद से जो विकास वगैरह था वो एकदम ग्रास रूट लेवल पर, गांव में आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। ये एक हकीकत है। उसके बाद में अल्टीमेटली 92 में हम लोगों ने वो कानून वगैरह पास किए पंचायती राज वगैरह की, और 93 के बाद से उनको लागू करवा दिया और ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी वगैरह को लेकर जाने की और डेवलपमेंट वगैरह को लेकर जाने की कोशिश करी। तो ये एक क्रिटिसिज्म इनका सही बनता है कि आपने सारी की सारी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। इसकी जगह पर आपको यह करना चाहिए था कि विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को भी जो है के बेसिस पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को बनाना था। पूरी तरह से आप एकदम विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर फोकस कर लो, ये भी खैर इनकी बात नहीं मानी जा सकती, मगर हाँ ये बात में दम है, इस बात को माना जा सकता है। वैलिड और फेयर आर्ग्यूमेंट है यहां पर इनका कि भाई विलेज पंचायत और आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायतों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, जो अल्टीमेटली 93 में जाके 1993 में करना पड़ा आपको। तो ये एक सही आर्ग्यूमेंट है, इसमें कुछ मेरिट था। इसी कंटेक्स्ट में आपके एक मेंबर हुआ करते थे के हनुमंतैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने बोला दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। ये उसी तरीके का संविधान बनकर तैयार हुआ है जिस तरीके का संविधान महात्मा गांधी ना तो चाहते थे और ना उस तरीके के संविधान को कभी वो इंडोर्स करते, ना उस तरीके की संविधान की उन्होंने कभी कल्पना की होती। टी प्रकाशन एक और मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई इस तरीके का संविधान इसलिए बनकर आया है, या फिर ये जो संविधान आपका निकल कर आया है जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अनुसार नहीं है, इसके लिए उन्होंने डॉक्टर
अंबेडकर साहब को दोषी बनाया या उन्होंने इसके पीछे की जिम्मेदारी जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को दी, और उन्होंने ये बोला, एक तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महात्मा गांधी का जो पूरा का पूरा गांधीयन मूवमेंट था उसमें वो शामिल नहीं हुए, यानी कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने पूरा मूवमेंट लीड किया था कांग्रेस में, नॉन कोऑपरेशन का, उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और काफी सारी चीजें करी, आपका हरिजन कल्याण के लिए काफी सारा काम किया था उन्होंने, बहुत से उनके जो आइडियाज वगैरह थे, सारी चीजें थी, फिलॉसफी को फैलाया गया। ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आपने लड़ा था, एक तो डॉक्टर अंबेडकर साहब उसमें शामिल नहीं थे, टी प्रकाशन साहब ने ये कहा, इस कारण इसके चलते उन्होंने भारत के संविधान में वो सारे प्रोविजंस वगैरह नहीं डाले जो गांधी जी की फिलॉसफी वगैरह के साथ में कॉन्ग्रुएंस रखते थे। दूसरी बात, उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं आपके अंबेडकर साहब जो थे वो गांधी जी के विचारों के विरोधी थे, कई बार गांधी जी के विचारों को वो मानते नहीं थे, गांधी जी के विचारों को दकियानूस तक जो है समझते थे या फिर गांधी जी के विचारों के साथ में बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। इसके चलते भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीजों को शामिल नहीं किया। यह आर्गुमेंट पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। इसकी बजाय आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी मैं लिख देता हूं यहां पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कई सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं भारत के संविधान में जो गांधीयन प्रिंसिपल्स वगैरह को ध्यान में रख के की गई हैं। गांधी जी चाहते थे कि आपका जो कैटल स्लॉटर है उसको रोका जाए, उसको शामिल किया गया है। गांधी जी चाहते थे कि गांव वगैरह के लिए काम किया जाए, उसको लेके काफी सारे प्रोविजंस वगैरह डाले गए और भी बहुत सी चीजें हैं। इनफैक्ट कई सारे आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उनको आप गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हो। तो ये जो बात या फिर ये जो आरोप आप अंबेडकर साहब के ऊपर टी प्रकाशन साहब लगा रहे हैं यहाँ पे कि एक तो भैया तुम गांधीयन मूवमेंट में शामिल नहीं थे, दूसरा तुम गांधी जी के आइडियाज वगैरह को पसंद भी नहीं करते हो, तुम उनको उनके विरोधी रहे हो, तुमने उनका क्रिटिसिज्म भी किया है, इसलिए भी तुमने भारत के संविधान में गांधीयन आइडियाज वगैरह को शामिल नहीं किया। ये पूरी तरह सच नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अंबेडकर साहब ने गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो गांधी जी का विरोध करते थे, वैचारिक विरोध था उनके बीच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात को कहा है कि वो गांधी जी के विरोधी थे, कई सारे मैटर्स में उनके साथ में एग्री नहीं करते थे, ये एक सच बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गांधीयन आइडियाज के प्रति उनका विरोध था, ये बात सच है, मगर उन्होंने ये विरोध के चलते गांधी जी के किसी भी आइडिया को शामिल नहीं किया संविधान में। जो आरोप यहां पे लग रहा है उनके ऊपर, ये गलत है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीयन आइडियाज के ऊपर कई सारे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल नहीं किया जाता। अगर वो किया गया इसका मतलब अंबेडकर साहब ने, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्टिंग वगैरह काम उन्होंने कराया है, उनकी नजरों के सामने से तो गया ही होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अंबेडकर साहब ने उसको देखा नहीं होगा या फिर उसको उनकी मर्जी के विरोध में पास कर दिया गया। तो ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से सही नहीं है कि तुम पसंद नहीं करते थे उन्हें, तो भैया तुमने ऐसा संविधान बना मारा जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को कॉन्ग्रेंसी के साथ में कॉन्ग्रेंसी में नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपका वैचारिक विरोध था, नो डाउट अबाउट दैट, मगर इसका यह भी मतलब नहीं है कि उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल ही शामिल नहीं किया। यह भी बात सच नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान आपने गांधीयन प्रिंसिपल्स पे लिख मारा हो, ऐसा भी नहीं हुआ था। यह बात भी सच है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन प्रिंसिपल्स पर नहीं लिखा गया, नो डाउट अबाउट दैट, मगर गांधीयन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया, यह बात भी गलत है। डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्रिटिसिज्म था वो था एलिफेंटाइन साइज पे। एलिफेंटाइन साइज का मतलब बहुत बड़ा आपका जो है संविधान लिखा गया था। अब ये क्या क्रिटिसिज्म था इसको हम लोग देखते हैं। चलें, एलिफेंटाइन साइज के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया था उसमें क्रिटिक्स वगैरह ने ये बोला था कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को लिखा गया है और बहुत अननेसेसरी एलिमेंट्स वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं जो जनरली अगर आप नहीं भी करते तो भी आपका काम चल जाता। ये क्रिटिसिज्म जो है किया गया है। पहली बात क्या बोली गई है कि बिना मतलब में इसको बहुत ज़्यादा बल्कि या बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है, पहली चीज़। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने इसमें चीज़ों को शामिल किया और इसमें ऐसी बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स को डाला गया है जो आप नहीं भी डालते तो भी आपका काम चल जाता। ये तीन बातें जो हैं, या ये तीन पॉइंट्स को जब आप एलिफेंटाइन साइज के बेसिस पर आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये तीन बातें बोली जाती हैं। पहला क्या है, याद रखिएगा, टू बल्कि, दूसरा है टू डिटेल्ड, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, और तीसरा क्या है, अननेसेसरी एलिमेंट्स कई सारे आपने इसमें डाल रखे हैं जिसके बिना भी आपका काम चल जाता। ये तीन पॉइंट्स के बेसिस पर ये एलिफेंटाइन साइज का क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है। इसमें आपके वो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे सर आइवर जेनिंग्स, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि द प्रोविजंस बोरोड वेर नॉट ऑलवेज वेल सिलेक्टेड एट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये कि आपने जो अलग अलग देशों से प्रोविजंस वगैरह बोरो किए हैं, आपने जो अलग अलग देशों से आपके प्रावधान वगैरह उठा के डाले हैं, एक तो कई बार आपने बहुत
अच्छे से उनको वेल सिलेक्टेड तरीके से नहीं डाला है। कई बार आपने ऐसे गलत प्रावधान भी डालनी है जो शायद आप नहीं डालते तो ज़्यादा ठीक रहता, या कई बार आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट या फिर जो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहते हैं, एकदम जो क्रीम कहते हैं, उस तरीके के प्रोविजंस वगैरह को आपने शामिल नहीं किया। एंड जनरली स्पीकिंग उन्होंने एक बात कही कि आपने यार जो भी चीज़ें डाली हैं वो सब चलो अपनी जगह ठीक है, मगर आपने संविधान बहुत लंबा बनाया है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन जनरली नहीं रखा जाता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आपको इसको लागू करके चलाने में दिक्कतें आएंगी। ये बात सर आइवर जेनिंग ने कही थी। इसी कंटेक्स्ट में एक आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे, इनका नाम था एच.वी. कामत। इन्होंने एक कमेंट किया था कि भाई हमारा जो एम्बलम था, द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर अवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज परहैप्स इन consonance with that our constitution too is the bulkiest that the world has produced। तो इन्होंने एक बात, ये एक तरीके से व्यंग कह सकते हैं, कटाक्ष कह सकते हैं, मजाक में कह सकते हैं। इन्होंने बात ये बोली थी कि भाई हमने अपनी संविधान सभा का जो एम्बलम लिया था, जो हमने संविधान सभा के लिए एम्बलम उठाया था, उसमें हमने एलिफेंट जो है उसको शामिल किया था एम्बलम के तौर पर। हो सकता है शायद हम लोगों ने एम्बलम में एलिफेंट को शामिल किया है, हाथी को हमने शामिल किया है, तो उसी से मोटिवेशन लेते हुए हमने एक ऐसा संविधान बना के तैयार किया जो हद से ज्यादा बड़ा है, और इनफैक्ट दुनिया में इससे बड़ा संविधान आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। तो ये जो बात है इन्होंने कही थी। इसी में आगे इन्होंने बोला, आई एम श्योर द हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन वन। आगे ये इस बात में कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी संविधान सभा जो है ये मेरे साथ इस बात पे एग्री करेगी कि इतना बड़ा हाथी जैसा बड़ा संविधान बनाने की हमें जरूरत नहीं थी। इतना एलिफेंटाइन साइज का कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हो गया है, इतना बल्कि और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना बड़ा संविधान बनाने की शायद हमें जरूरत थी नहीं, या फिर इतना बड़ा संविधान बनाने की शायद हमें जरूरत है नहीं। ये बात मेरा मानना है कि इसमें संविधान सभा कहीं ना कहीं मेरे साथ एग्री करेगी। ये बात इन्होंने एच.वी. कामत साहब ने कही। तो ये आर्गुमेंट्स वगैरह अपनी जगह ठीक है, कई सारे लोगों ने इस तरीके के आर्गुमेंट्स वगैरह किए हैं, ये अपनी जगह पर ठीक है, मगर इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो इतना एलिफेंटाइन साइज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का गया है, इसके पीछे कुछ वाजिब वजूहात भी हैं। सबसे पहली वाजिब वजूहात यह है कि भाई भारत बहुत कॉम्प्लिकेटेड देश है, हज़ारों साल पुराना है, इसकी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसकी तहजीब हो गई बहुत पुरानी है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के खान पान, अलग अलग तरीके के सोच विचार। हिंदू धर्म अगर एक रिलीजन है तो वो भी पूरे के पूरे देश में एज इट इज़ एक जैसा प्रैक्टिस नहीं होता। साउथ की अपनी अलग प्रैक्टिस हैं, अपने अलग देवता हैं, अलग मान्यता हैं, नॉर्थ की अलग प्रैक्टिस हैं, वेस्ट में अलग कहानी चल रही है, आपका पूर्व की तरफ में अगर आप ईस्ट में निकल जाओ तो अलग कहानी है, नॉर्थ ईस्ट में ऑल टुगेदर ही अलग कहानी चल रही है, मध्य भारत में अलग कुछ चल रहा है। तो पॉइंट यह है कि आप ये बोलो कि धार्मिक आधार पर भी अगर देश एक है तो उसमें भी और सबका मेजॉरिटी जो है आपका हिंदू धर्म जो है वो फॉलो होता है, तो उसमें भी 50 तरीके की डाइवर्सिटीज और वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। इतने डाइवर्स देश के लिए, इतने वेरिएशन वाले देश के लिए अगर आपको एक संविधान बनाना है, अगर आपने उसमें एक जनरल प्रोविजन डालना है जो सबके ऊपर लागू हो, तो आपको उसको डिटेल में लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पता चला कि आपने उसको वेग तरीके से लिख दिया, अब किसी एक के ऊपर लागू हो रहा है, किसी दूसरे की भावनाएं हर्ट कर रहा है, किसी तीसरे को जो है आपका अलग तरीके की तकलीफ दे रहा है। तो सबको समझते हुए पूरा डिबेट एंड डिस्कशन करते हुए प्रावधानों को डाला गया है और डिटेल में लिखा गया है, ताकि आगे जाके किसी तरीके के लड़ाई झगड़े ना हो जाए। आगे जाके ये ना हो कि संविधान का कोई प्रावधान जो है उसके चलते आपके क्षेत्र, आपके देश के कोई दो क्षेत्र या दो कम्युनिटीज या दो आपके अलग अलग आपके जो तबकों के लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लॉगर हेड्स पर आके खड़े हो जाएं। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपने एक तो ये चीज करी है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिटेल में डाली हैं। दूसरा ये कि आपने फेडरेशन बनाया है, मगर फेडरेशन का एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट आपने फॉलो नहीं किया, और वो ये था कि आप अपने देश में राज्यों के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था, उसको भी हमने 2019 में खत्म कर दिया, मगर आपने क्लियर था, पहले दिन से ये बात क्लियर थी कि फेडरेशन बनाएंगे जरूर, मगर जैसा अमेरिका में फेडरेशन है कि आपके स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, कि भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान चले और राज्यों का अलग संविधान चले। ये नहीं होने वाला। इसके चलते बाद में दिक्कतें आएंगी, क्षेत्रवाद बढ़ेगा और नाटक हो सकते हैं। ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले देख ली, तो उन्होंने बोला एक ही संविधान बनेगा सेंटर और स्टेट का, इसके चलते भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बल्कि हो गया। तीसरी चीज ये थी कि अब क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और इतनी डाइवर्सिटीज हैं, अब इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर एक प्रशासनिक मशीनरी, एक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बैठाना है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप ऐसे वेगली लिखकर नहीं जा सकते
सकते जिसका कुछ भी मतलब कोई निकाल ले, इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर ले, उनको भी बहुत डिटेल में शामिल करना जरूरी है। जनरली संविधानों में ऐसा होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के मैटर्स को नहीं लिखते, मगर भारत वालों ने देख लिया था, भारत का संविधान लिखने वालों ने आगे दिक्कत होगी भैया, तो उन्होंने फिर ये बोला कि नहीं, डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस वगैरह को भी लिखो, इसमें एकदम डिटेल में लिखकर डालो कि किसी पढ़ने वाले को दिक्कत आई नहीं, इसको ये ना हो कि इफ एंड बट में जो है आपका कमियां, आपको वो कंफ्यूजन वगैरह की स्थिति बन रही है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज जो बात लिखी गई आपके सामने वाले समझ जाएं और किसी तरीके का कोई समस्या वगैरह क्रिएट ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी डाला गया। इन सब का नतीजा ये निकला कि भारत का संविधान इतना सोचा था बनेगा और इतना सोचा था कि बनेगा, इतना बड़ा बनकर तैयार हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चला रहे हैं, बढ़िया संविधान है। और भारत का संविधान आज की तारीख में माना हुआ संविधान है। अलग अलग एजुकेशनलिस्ट हो गए, जूरिस्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हो गए, वो इस बात पे मानते हैं कि दुनिया जहान में अगर आप वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई है, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात जो है आज की तारीख में लोग मानते हैं। 70-75 साल चल जाने के बाद में, 50वां अमेंडमेंट होने के बाद में भी, एक इमरजेंसी लगने के बाद में भी आज इस बात को लोग मानते हैं। कमियां थी, दूर की हैं वक्त के साथ में, मगर भारत का संविधान दुनिया जहां का सबसे अच्छा संविधान है। तो इसमें ये क्रिटिसिज्म चलें, ठीक है, वैलिड है कई जगहों पर कि इतना बड़ा संविधान नहीं बनाना था, मगर बनाने के पीछे कुछ वाजिब वजूहात है, कुछ वैलिड रीजंस थे और इसलिए इसको बड़ा बनना ही था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलें अगला देखते हैं। नेक्स्ट अब जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, यानी कि आपके जो वकील वगैरह हैं या फिर आपके जो बैरिस्टर्स वगैरह होते हैं, इनके लिए भैया ये एक स्वर्ग है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे क्या है वो, या ये क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, इसको आधार क्यों बनाया गया क्रिटिसिज्म को, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके आलोचक थे या जो क्रिटिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने एक बात कही कि जो भारत का संविधान आपने भैया बनाकर तैयार किया है, ये बहुत ज़्यादा लीगलिस्टिक है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। लीगलिस्टिक का मतलब क्या है? इस शब्द से इनका मतलब यह है कि आपने भारत का जो संविधान लिखा है उसको बहुत कानूनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत पेचीदा लैंग्वेज में लिखा है, जो जनरली आपका लॉयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और बहुत इसके चलते आपका जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ में नहीं आता। अब अगर आप में से कुछ लोगों ने जिनके अगर पेरेंट्स वगैरह अगर या तो लॉ प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं, कभी देखिएगा उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जिस तरीके की लैंग्वेज लिखी जाती है, या फिर अगर नहीं भी अगर आपके घर से कोई लॉ में है तो गूगल करके सिंपली आप एक लॉ का कोई डॉक्यूमेंट देख लें। एक सिंपल सी अगर आप एक देख लेते हैं कि आपका जुडिशियल पेपर वगैरह जो है उस पर अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह किया गया इस तरीके की चीज़ें, तो उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा जाता है। लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी बड़े बड़े बोम्बास्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल जो है उसमें किया जाता है। जनरली जो एक सामान्य आदमी को जिसका लॉ की फील्ड से अगर ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो भले वो अंग्रेजी अच्छी जानता हो, उसको समझ में नहीं आएगा एक बार पढ़ के, वो कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है उसको लिखा जाता है। तो ये जो लीगलिस्टिक लैंग्वेज है, ये आपका ये जो कॉम्प्लेक्स तरीके से एकदम टेक्निकल सेंस में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, लीगलिस्टिक लैंग्वेज कहलाती है। तो क्रिटिक्स का कहना ये था कि भैया ये जो आपने संविधान बनाकर तैयार किया ये हद से ज्यादा लीगलिस्टिक है और भयंकर रूप से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है, समझ में ही नहीं आता एक बार में, दो बार में, तीन बार में पढ़ने पे। आदमी को लॉ की फील्ड से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरीके से समझ सकता है। आगे इनका कहना यह था कि जो लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और जो फ्रेज वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। आपने क्या किया है, एक तो कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया है, आपका कोर्ट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और जो नॉर्मल इंग्लिश आप बोल रहे हो और कोर्ट में जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं उसमें किस तरीके की वर्बियोलॉजी इस्तेमाल होती है, किस तरीके के जो है शब्दों का चयन किया जाता है वगैरह वगैरह, आपको समझ में आ जाएगा कि लीगल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो ऑल टुगेदर कुछ और ही चीज है वो। तो एक तो इतनी आपके जो क्रिटिक्स वगैरह थे इनका कहना यह था कि भैया आपने जो लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और जो आपने जो शब्दावली इस्तेमाल करी है, जनरली जो लॉ की कोड ऑफ द लॉ में इस्तेमाल होती है, इसके चलते संविधान एक बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया और जो आदमी लॉ प्रैक्टिस नहीं करता, मुश्किल ही है कि उसको ये डॉक्यूमेंट एक बार में पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके जो सर आइवर जेनिंग्स थे, जिन्होंने अभी इसके पहले भी कई सारे क्रिटिसिज्म किए थे, उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि ये जो संविधान है ये भैया एक लॉयर्स पैराडाइज है, यानी कि वकील ही इसको समझ सकता है और वकील ही जो है इसका फायदा उठा सकता है। वकील इस संविधान को ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा, एक सामान्य आदमी इसको नहीं समझ पाएगा या कम से कम आसानी से तो नहीं समझ पाएगा, ये बात क्लियर है।
इसलिए ये जो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ है ये एक लॉयर्स पैराडाइज है या फिर एक वकील के लिए एक स्वर्ग की तरह है। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया था, उसको हम लोग एक और व्यक्ति के स्टेटमेंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एक और मेंबर हुआ करते थे एच.के. महेश्वरी। जब आपके आइवर जेनिंग साहब ने इस बात को कह दिया कि ये तो एक लॉयर्स पैराडाइज है, तब आपके जो आपके एच.के. महेश्वरी साहब थे उन्होंने इसी कंटेक्स्ट में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने एक बात कही कि द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगस। लिटिगस का मतलब होता है जो कानून में केस, आपका जो कोर्ट में कोर्ट ऑफ द लॉ में जाके केसेस वगैरह लगाते रहते हैं, जो कोर्ट में केस लगाया जाता है उसको लिटिगेशन कहा जाता है। अब आदमी अगर बार बार लिटिगेशन कर रहा है, बार बार केस पे केस लगाया जा रहा है, तो उसको लिटिगेस बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ये बात बोली कि द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगस, यानी कि ये जो ड्राफ्ट संविधान आपने बनाया है इसको पढ़ के इतना समझ में आता है कि इसके चलते लोग जो है और ज्यादा लिटिगियस होंगे, यानी कि उनके अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप होगी कि वो बात बात पर जाकर कोर्ट में केस ठोकते रहे। मोर इंक्लाइन टू गो टू लॉ कोर्ट्स, इसके अब लिटिगेस होंगे तो इसके कारण होगा ये कि छोटी छोटी बातों पर वो आपके कोर्ट जाने लगेंगे। लेस ट्रूथफुल एंड लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और इसके चलते अब क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कोर्ट में जाते हो तो फिर कोर्ट में हर तरीके के दाव पेश लगाए जाते हैं, इसके चलते होगा क्या कि वो लोग ज्यादा सत्यवादी नहीं होंगे, लेस ट्रूथफुल होंगे, और बहुत कम संभावना है कि वो आपके सच के रास्ते पर चलें और अहिंसा का या नॉन वायलेंस का पालन करें। यह बात किसने कही है? यह बात कही है एच.के. महेश्वरी साहब ने। क्या बोल रहे हैं ये कि क्योंकि तुमने भारत के संविधान को इस तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इसको पढ़ने के बाद इतना क्लियर समझ में आता है कि ये वकीलों का पैराडाइज है, इसके बाद आदमी जो है ज्यादा लिटिजियस होगा, यानी कि उसके अंदर ये प्रवृत्ति आएगी कि वो सड़ी सड़ी सी बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे, व्यर्थ की बातों पर वो कोर्ट जाएगा, बार बार जो है वो बातों पर कई से छोटी छोटी बातों के ऊपर केस वगैरह लगाएगा। इसके चलते अब होगा ये कि बार बार अगर आप लॉ कोर्ट जा रहे हो तो अब कोर्ट में हर तरीके के दाव पेच चलते हैं, तो वहां पे कई बार सच भी बोला जाता है, कई बार झूठ भी बोला जाता है, कई बार झूठ को मोड़ तोड़ के प्रेजेंट किया जाता है, कई बार आधा सच बोला जाता है, अपने काम की बात बोली जाती है, आगे बाकी छुपा ली जाती है, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। इसके चलते होगा यह कि लोग बागों के अंदर से सच बोलने की प्रवृत्ति हटेगी, वो सत्य के और अहिंसा के रास्ते से हट जाएंगे, या फिर ये उनके अंदर टेंडेंसी आएगी कि वो इस रास्ते से हटें। यह बात कही थी एच.के. महेश्वरी साहब ने। आगे ये बोलते हैं, इफ आई मे से सो द ड्राफ्ट इज रियली अ लॉयर्स पैराडाइज। वही जेनिंग साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने बोला कि इस कंटेक्स्ट में अब मैं बात क्लियर कह सकता हूं कि भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये सच में एक लॉयर्स पैराडाइज है, ये सच में वकीलों के लिए बड़ी एक कह सकते हैं सोने की खान है, स्वर्ग की तरह है, बाकी एक कॉमन आदमी के लिए उस तरीके से नहीं है। इट ओपन्स अप वास्ट एवेन्यूज ऑफ लिटिगेशन एंड विल गिव आवर एबल एंड इंजीनियस लॉयर्स प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। अब क्योंकि इसके चलते एक बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर अभी कोर्ट में केस लगेंगे, तो इससे होगा ये कि लोअर से लेके आपकी सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे जो लॉयर लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस संविधान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसमें इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें घुसा दी हैं, इसके चलते इन भाई लोगों के पास में करने के लिए बहुत सारा काम अभी आने वाला है। यह बात मुझे यहां से समझ में आती है, यह बात कह रहे हैं एच.के. महेश्वरी साहब। इसी तरह से पी.आर. देशमुख साहब जो एक और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एक और मेंबर थे, ये बोलते हैं, आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल दैट have been brought before the house by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far more ponderous like the ponderous stone of a law manual। इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपका संविधान का ड्राफ्ट लाकर रखा गया है अपने संविधान सभा के सामने, इसको देखकर इसके आर्टिकल्स वगैरह को पढ़कर मुझे एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से कानून की किताब होती है जो बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको पढ़ने में वक्त लगता है, समय लगता है, काफी बड़ी और भारी किताब होती है, और उसको पढ़ के आपको एक एक चीज पर सोच विचार कर समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आपका संविधान भी मोर और लेस उसी तरीके की कानून की किताब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अ डॉक्यूमेंट डीलिंग विद अ कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेस सो मच ऑफ पैडिंग एंड सो मच ऑफ वर्बिएज। मैंने जितने भी संविधान देखे हैं, आगे वो इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि उस तरीके जितने भी संविधान मैंने पढ़े, जिनमें से आप बोलते हैं कि आपने प्रावधान वगैरह उठा के डाले हैं, उनकी बात कर ली जाए, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर ली जाए, कहीं पर भी भैया इतना खतरनाक तरीके से आपने ऐसे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से भारत के संविधान में आपको देखने के लिए मिलता है। ये एच.आर. देशमुख साहब, ये आपके पी.आर. देशमुख साहब का कहना था। आगे ये बोलते हैं,
Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual but a socio-political document, a vibrating, pulsating and life-giving document. इन्होंने आगे क्या बोला है कि हो सकता है कि शायद इन लोगों के लिए जिन्होंने संविधान बना के तैयार किया, जो ड्राफ्ट लिखकर तैयार किया, शायद ये इन लोगों के लिए मुश्किल था कि वो एक लॉ मैनुअल ना, वो एक नॉर्मल आपका संविधान लिखते जो एक सोशियो-पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता, जिसमें जो आपके भारत देश के लिए वाइब्रेटिंग होता, पल्सेटिंग होता और उसको लाइफ गिविंग होता, ना कि वो एक लॉ मैनुअल लिखते। इन्होंने यहां पे क्लियर कह दिया है कि संविधान जो आपने बना के भैया तैयार किया वो कानून की किताब ज्यादा लग रही है और शायद आप लोगों में क्षमता ही नहीं थी कि आप संविधान को एक सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? सामाजिक आपका जो ढांचा है, इसमें आप किस तरीके की पॉलिटिकल व्यवस्था लाना चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर लिखा गया डॉक्यूमेंट। तो सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जो एक सामान्य आदमी को भी समझ में आ जाए उस तरीके का डॉक्यूमेंट शायद लिखना आप लोगों के बस की बात ही नहीं थी। आप मोरलेस एक कानून की किताब ही लिख सकते थे और आपने अल्टीमेटली कानून की किताब ही लिखकर तैयार करी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। ये बात इन्होंने कही है। शायद आपके बस की बात नहीं थी कि आप सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट लिखकर तैयार कर पाते जो सिंपल होता, जो वाइब्रेटिंग होता, पल्सेटिंग होता और लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता भारत के समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट टू अवर मिसफॉर्च्यून दैट वाज नॉट टू बी एंड वी हैव बीन बर्डन विद सो मच ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स व्हिच कुड हैव बीन वेरी इजीली एलिमिनेटेड। तो एक तो आपके शायद आपने जो है एक कानून की किताब लिख मारी है जो शायद आपको नहीं लिखनी चाहिए थी, आपको एक सिंपल सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट लिखना चाहिए था। अब क्योंकि वो सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट आपने लिखा नहीं है, आपने हमें एक ऐसा संविधान बनाकर दे दिया है जिसमें शब्द और सिर्फ शब्द भरे पड़े हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स के अलावा इसमें कुछ और देखने के लिए मिलता ही नहीं है जिनको बड़ी आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली आपने हमें एक कानून की किताब बनाकर दे दी है जिसका लॉयर्स खूब जमकर इस्तेमाल करेंगे और कानून साजी वगैरह खूब उसमें की जाएगी। सामान्य आदमी के पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, आपके जमकर एक के बाद एक भर भर के लिटिगेशन होंगे, एक के बाद एक को कोर्ट में केस लगाए जाएंगे और लॉयर जो है इसमें जमकर इसमें पैसा ऐसा कमाने वाले हैं, खूब उनके मजे होने वाले हैं। बाकी लोगों के लिए ज्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता। ये जो है एक बड़ा आपका एक आर्ग्यूमेंट वगैरह रखा गया था। अब ये बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इस बात में कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठेगा अगर उसका वकालत से कोई लेना देना नहीं है उसका सर घूम जाएगा, इतनी टेक्निकल तरीके की चीजें उसमें लिखी गई हैं। इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पढ़ लीजिए, जो या दूसरी भी लैंग्वेजेस में आपको जो वर्जन देखने के लिए मिलते हैं, आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कई जगहों पे, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो चीज हो जाती है। यहां पर एक ऑब्वियस सी बात है, एक सामान्य आदमी जो लॉ प्रैक्टिस नहीं करता कहीं ना कहीं उसे कॉन्स्टिट्यूशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इतनी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है कि कई बार तो आप डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने में आपको घंटों निकल जाते हैं और एक आपका पैराग्राफ या एक पन्ना या एक सेक्शन जो आप शायद घंटा 2 घंटा में पढ़ सकते थे वो 6-8 घंटों में खत्म हो रहा है। उसके बाद भी 2-3 बार और पढ़ना पड़ रहा है तब जाके आप पूरा समझ पा रहे हो। इस तरीके की चीजें हो रही हैं इसमें, नो डाउट अबाउट दैट। ये एक वाजिब आपका क्रिटिसिज्म है कि लिखने वाले क्योंकि आपका लॉ की फील्ड से बिलोंग करते थे, या तो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे या लॉ पढ़ा हुआ था और सबके सब बैठ गए, तो फिर वही हुआ जो होता है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 4 यार। तो यहां पे आप, मैं और कानून की हमारी प्रैक्टिस, तो सब चीजों का इस्तेमाल कर उन्होंने संविधान लिखा और ये चीज निकल कर आई। बड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट बन गया, पहली चीज, बड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया, बहुत आप कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरी चीज यह है बहुत आप टेक्निकल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में निकल कर आई। तो ये एक आपका क्रिटिसिज्म आपको मानना पड़ेगा कि बड़ा वाजिब क्रिटिसिज्म है, बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है और इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इन तर्कों का कोई जवाब आप नहीं दे सकते। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो क्रिटिसिज्म किया गया था उस वक्त में, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिक्स थे, जो भी आपके आलोचक थे, उन्होंने किस तरीके का क्रिटिसिज्म वगैरह किया था, वो सारी बातचीत हम लोगों ने कर ख़त्म करी है। एंड इसी के साथ में ये जो टॉपिक है ये भी यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे, एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रीएम्बल, या फिर जिसको हम लोग कई बार संविधान की प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल की क्या हिस्ट्री थी, प्रीएम्बल की आज का करंट फॉर्म क्या है, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एंड इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, मगर वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
समाप्त करने के पहले, कंक्लूड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जितना भी कंटेंट वगैरह है उसके लिए, जैसा कि मैंने आपको सेशन के शुरू में भी बताया था, आपको ना तो उसके लिए किसी तरीके का कोई पैसा देने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई एक पैकेज जो है आप इसे खरीद सकते हैं, इसकी ये कीमत है सो एंड सो, और उसमें आप ये कूपन लगा दें तो इस कूपन से फिर आपका उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और इस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा का सारा कंटेंट 100% फ्री है, एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आपको एक पैसा भी जो है पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कंटेंट है ये आप 3 मोड्स वगैरह से या 3 माध्यमों से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये कंटेंट देख सकते हैं, दूसरा आप जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उस पर जाकर इस कंटेंट को देख सकते हैं, और तीसरा आप जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उस पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर वहां से भी सारा का सारा कंटेंट वगैरह आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपको ना सिर्फ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है, मगर इसके अलावा आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारा अलग अलग स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम का कंटेंट हो, किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलता है। यूपी, बिहार और इसके अलावा जो दूसरे आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उसका कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, आरआरबी और जो भी आपके वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। तो इनमें से किसी भी मीडियम की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी मीडियम की मदद से आप इसको देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, एज दे सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबली जो है आप अपने एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी वगैरह करके एक बेटर पोजीशन में आ सकते हैं। तो जितना हो सके इससे उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके उससे इतना ज़्यादा अपना प्रिपरेशन को एनहांस करने की कोशिश करें। दूसरे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है, उन तक, अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, नियर एंड डियर वंस हो गए, उन तक भी इसको पहुंचाएं और उनसे भी बोलें कि ज्ञान को शेयर करने की जो हमारी ये अलग है, जो मुहिम है, इसमें वो भी जुड़ें, अपना भी आप फायदा करें, दूसरों का भी बेनिफिट करें और तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।